हेलो गाइस, चैप्टर नंबर 1 के क्विक रिवीजन में आप लोगों का स्वागत है। चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या है हमारा? सिलेक्शन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मतलब क्या हम इस चैप्टर में सीखते हैं कि कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर हमारे लिए अच्छा है। कंपनी बनाए, एलएलपी बनाए, एचयूएफ बनाए, ट्रस्ट बनाए या क्या बनाए, इस चैप्टर के अंदर हम लोग सीखते हैं। चैप्टर 2 पार्ट में चलता है। पहले पार्ट में हमें बताया जाता है कि कितने तरह के बिजनेस स्ट्रक्चर्स होते हैं और दूसरे पार्ट में बताते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जिनकी मदद से हम ये सिलेक्शन करने में कामयाब होते हैं। क्वेश्चन जो आता है हम लोगों को एग्जाम में वो सेकंड पार्ट में से आता है कि कौन कौन से फैक्टर्स हमें कंसीडर करने पड़ते हैं किसी भी फॉर्म ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर को चूज करने से पहले। तो सीधे फैक्टर से स्टार्ट करते हैं। पहला फैक्टर, हम वही फैक्टर्स डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में आते हैं। वैसे तो टोटल 16 है, पर हम लोग सिर्फ रेलेवेंट 3, 4 या 5 फैक्टर्स को ही डिस्कस करेंगे। सबसे पहला फैक्टर है उसके अंदर से कैपिटल की रिक्वायरमेंट। देखिए, कैपिटल रिक्वायरमेंट का मतलब यह है कि कितने पैसों की या कितने इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी जब बिजनेस को आप स्टार्ट कर रहे हैं, उसे चला रहे हैं या उसे ग्रो करने में। मीन्स अ कैपिटल रिक्वायर्ड टू स्टार्ट, रन और ग्रो द बिजनेस। तो देखिए, अगर आपके बिजनेस के अंदर हैवी इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है तो ऐसे फॉर्म में आपको कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर जो है वो ज्यादा प्रेफरेबल आपके लिए रहेगा। अगर आप मीडियम स्केल ऑफ इन्वेस्टमेंट की रिक्वायर्ड रहेगी आपके बिजनेस में तो ऐसे केस में पार्टनरशिप या फिर एलएलपी फॉर्म ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सभी पार्टनर्स की रिसोर्सेज जो है वो कंबाइन हो जाती है। एंड देन कम्स, अगर आपके बिजनेस में बहुत ज्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है देन ऐसे केस में सोल प्रोप्राइटरशिप या फिर 1% कंपनी आपके लिए प्रेफरेबल फॉर्म ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर रहेगा। तो इट डिपेंड्स अपॉन कि आपको कितने कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। सेकंड आता है, सेकंड फैक्टर, दैट इज डिग्री ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। डिग्री ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का मतलब क्या जाता है कि जो बिजनेस एंटरप्रेन्योर है, जो बिजनेस करना चाहता है, वो कितना कंट्रोल अपने बिजनेस के ऊपर एक्सरसाइज करना चाहता है। अगर सोल प्रोप्राइटरशिप या ओपीसी की बात करूं तो यहाँ पे एक ही पर्सन होता है जो बिजनेस को मैनेज करता है, कंट्रोल करता है। पार्टनरशिप या फिर एलएलपी की बात करूं तो यहाँ पे कंट्रोल जो है वो पार्टनर्स के बीच में डाइल्यूट हो जाता है, मैनेजमेंट भी दोनों के बीच में डाइल्यूट हो जाता है। एंड देन कम्स द कंपनी। कंपनी के अंदर कंट्रोल जो है वो सभी शेयर होल्डर्स के बीच में बढ़ जाता है, बट मैनेजमेंट यहाँ पे सबसे अच्छा हो जाता है। क्यों? क्योंकि कंपनी के फॉर्म में मैनेजमेंट किया जाता है बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो एक्सपीरियंस होते हैं, रेप्यूटेड होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं। तो अगर एक इंडिविजुअल जिसे कंप्लीट कंट्रोल अपने बिजनेस के ऊपर चाहिए, ऐसे केस में आपको सोल प्रोप्राइटरशिप या फिर ओपीसी चूज करनी चाहिए। बट यू नीड अ बेटर मैनेजमेंट एंड यू आर comfortable with dilution of the control, then you may prefer पार्टनरशिप और कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर। थर्ड फैक्टर की बात करें तो थर्ड फैक्टर आता है डिग्री ऑफ रिस्क एंड लाइबिलिटी। मतलब कितनी रिस्क या कितनी लाइबिलिटी आपके बिजनेस के अंदर आ सकती है, लाइबिलिटी लिमिटेड या लाइबिलिटी अनलिमिटेड। अगर हम बात करें कंपनी, एलएलपी या ओपीसी के केस में तो वहां पर लाइबिलिटी हो जाती है लिमिटेड। इसका मतलब क्या? जितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया सिर्फ उतने ही अमाउंट की फाइनेंशियल रिस्क आपके ऊपर आएगी। बट इन केस ऑफ अ पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप आपकी लाइबिलिटी कैसी हो जाएगी? अनलिमिटेड। तो अगर आपको अपनी रिस्क को लिमिट करना है तो ऐसे केस में आप क्या चूज करेंगे? कंपनी, एलएलपी या फिर ओपीसी। और अगर आपको रिस्क से इश्क है तो ऐसे केस में आप कौन सा चूज करेंगे? सोल प्रोप्राइटरशिप या फिर पार्टनरशिप। थर्ड आता है स्टेबिलिटी ऑफ बिजनेस। स्टेबिलिटी ऑफ बिजनेस का मतलब क्या? परपेचुअल सक्सेशन। कितने लंबे समय तक और कितने सिक्योरली आपका बिजनेस जो है वो चल सकता है। तो कंपनी, एलएलपी और ओपीसी के केस में परपेचुअल सक्सेशन होता है, हम लोग जानते हैं, पर पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में परपेचुअल सक्सेशन जो है वो नहीं होता है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आता है कभी कभी एग्जाम में, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। कि डिवीजन ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या है कि जो प्रॉफिट आप बिजनेस से कमाएंगे वो कितने लोगों में बांटना पड़ेगा। सर, सोल प्रोप्राइटरशिप और ओपीसी में तो कोई होता नहीं है। यहाँ पे पूरा अमाउंट ऑफ प्रॉफिट किसके पास जाता है? सोल प्रोप्राइटर के पास या सिंगल पर्सन के पास। पर अगर आप कंपनी या फिर एलएलपी या फिर पार्टनरशिप खोलते हैं तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट का हिस्सा किससे देना पड़ता है? अपने पार्टनर्स या अपने दूसरे शेयर होल्डर के साथ में इसे बांटना पड़ता है। तो ये कुछ वो मेजर फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इसके अलावा एक छोटा सा टॉपिक एग्जाम में हमको और आ सकता है कभी कभी कि अगर आपको स्टार्टअप चलाना है तो स्टार्टअप कौन से फॉर्म ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर में ज्यादा अच्छा रहेगा? तो इसका आंसर है कंपनी। अगर आप एक स्टार्टअप कंपनी के फॉर्म में बनाते हैं तो आपको 3 फायदे मिलते हैं। पहला, ईज ऑफ फंड रेजिंग। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? सर, कंपनी के केस में ट्रांसपेरेंट ऑपरेशंस होते हैं तो कंपनी को लोन जो है वो आसानी से मिल जाता है। सेकंड, लाइबिलिटी होती है यहाँ पे लिमिटेड। शेयर होल्डर्स ने सिर्फ जितना पैसा इन्वेस्ट किया है उतने ही पैसे के लिए वो लाइबल रहेंगे या उतने ही पैसे की उन्हें रिस्क रहती है। एंड देन कम्स द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ईसॉप, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। स्टार्टअप्स के पास जनरली कैश क्रंच होता है तो ऐसे केस में वो अपने एम्प्लॉयज को क्या करते हैं? सैलरी की जगह, कैश में सैलरी देने की जगह शेयर इशू कर सकते हैं। पर शेयर कब इशू कर पाएंगे? जब आप कंपनी फॉर्म में बिजनेस चलाएंगे तब। तो ये हुआ हम लोगों का पूरा चैप्टर कंप्लीट। इसमें ध्यान रखिएगा वो 3-4 फैक्टर जो मैंने डिस्कस किए और आखिरी में ये वाला एक क्वेश्चन कि व्हाई स्टार्टअप इन द फॉर्म ऑफ कंपनी। थैंक यू।